हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जिससे संबंधित आप बहुत से तथ्य जानते होंगे, लेकिन क्या आप इन नगरों के बारे में जानते हैं? तो आज हम मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर जहां पर आधुनिक तरीके से लोग जीना सीख लिए थे और ऐशो आराम की सारी चीज़ें थी, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि यह अचानक गायब हो गई। मोहनजोदड़ो वर्तमान सिंध प्रांत के सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो लगभग 1400 नगरों की खोज हो गई है। इन 1400 नगरों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा जो नगर है मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित है। यह नगर जो दुर्ग वाला है वह रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है और यहाँ का जो भी सामग्रियाँ मिली है यह आधुनिक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से बनाई हुई मिली है। बात करेंगे ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। 1922 से 1927 के बीच में राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल ने उत्खनन कार्य किया। फिर उसके बाद 1927 से 1931 के बीच में J.H. मैके ने इस पर कार्य किया। फिर 1963 से लेकर उसके बाद तक J.F. वेल्स ने उत्खनन कार्य किया। कहाँ पर किया? मोहनजोदड़ो पर, मोहनजोदड़ो के पुरास्थल में। ठीक है मित्रों, अब हम लोग देखेंगे यह जो मोहनजोदड़ो है एक कैसे दो भागों में बटा, इसकी योजना क्या थी। यह जैसे हम लोग पढ़े हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता दो भागों में विभाजित था। ऐसे ही ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो भी दो भागों में विभाजित है। एक भाग को हम लोग पूर्वी भाग कहते हैं, जिसे पूर्वी टीला भी कहा जाता है, उसको हम लोग नगर वाला भाग कहते हैं। और पश्चिमी जो भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग दुर्ग वाला भाग कहते हैं। दुर्ग या पश्चिमी वाला भाग कहते हैं। जो दुर्ग वाला भाग था, पश्चिमी वाला भाग था, यह रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, यानी 4 दीवारों से घिरा हुआ था। और यह जो पूर्वी वाला नगर था वह रक्षा प्राचीरों से नहीं घिरा हुआ था। और यह जो सारे जो स्थल हमें मिलते हैं एक कच्चे ईंटे के चबूतरों पर मिलते हैं। हमें एक कच्चे ईंटे के चबूतरों पर यह स्थल मिलते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है मित्रों, अब हम देखेंगे कि दुर्ग वाले टीले से क्या मिला और नगर वाले टीले से क्या मिला। इसकी महत्व बहुत है, क्योंकि हम लोग डिफाइन करके पढ़ेंगे तो हमें इसकी जानकारी बेखूबी रहेगी। क्योंकि नेट में क्वेश्चन इतना आ चुका है कि क्वेश्चन ऐसे यूं ही उठाकर नहीं देगा, तो क्वेश्चन उसमें भी डीप देगा कि ये चीज़ कहाँ से मिला है। तो इसके बारे में जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे कि क्या मिला है। जैसे मैं आपको बताया दुर्ग वाला क्षेत्र और नगर वाला क्षेत्र। हम बात करेंगे दुर्ग वाला क्षेत्र, यानी जो पश्चिम में मिला है। दुर्ग वाला क्षेत्र जो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, हम लोग उसकी बात करेंगे कि वहाँ से क्या क्या मिला है। तो देखिए हमें ना वहाँ से सर्वप्रथम सभा भवन मिला है। सभा भवन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले क्षेत्र से। पुरोहित आवास कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले क्षेत्र से। महाविद्यालय का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले ही क्षेत्र से। हर घर से कुओं और स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले क्षेत्र से, ये जो पश्चिम में है। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से ये मिला है बृहद स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो
मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले क्षेत्र से। अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले क्षेत्र से। सभ्यता संस्कृति में जो सबसे बृहद, जो सबसे बड़ी इमारत थी वो अन्नागार इमारत थी। कौन सा था? अन्नागार इमारत। ये जो अन्नागार है आपका हड़प्पा से मिला है, लोथल से मिला है लकड़ी का। यह जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है ये सबसे बड़ी इमारत थी, यानी कि सैंधव संस्कृति में सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो अन्नागार है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी दुर्ग से जो सबसे प्रसिद्ध इमारत मिला है वह है विशाल स्नानागार। यह जो विशाल स्नानागार है यह सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था। इसकी जो लंबाई थी, इसकी जो कुल लंबाई मिली है वह 11.88 मीटर से लेकर 14.5 मीटर तक थी और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 7 मीटर से लेकर 7.01 मीटर तक चौड़ी थी और इसकी जो गहराई थी मित्रों वह लगभग 2.43 मीटर से लेकर 44 मीटर तक गहरी होती थी। ठीक है मित्रों। और यह जो स्नानागार था यह पक्की ईंटों की बनी थी और इस स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी थी और यह जो सीढ़ियाँ थी यह दोनों बगल थी, यानी उत्तर और दक्षिण। और यह दक्षिण और पश्चिम के साइड में, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में स्नानागार के दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक होल मिला है। होल जिससे गंदा पानी, जब गंदा पानी हो जाता था तो उसी होल से पानी को निकाल दिया जाता था। ठीक है मित्रों। और यहाँ इसी के पास, इसी सार्वजनिक स्नानागार के पास हमें एक बड़ा कुआं मिला है। एक बड़ा कुआं मिला है, एक कमरे में एक बड़ा कुआं मिला है। तो इसी कुएं का उपयोग पानी निकालने के लिए किया जाता था, यानी कि कुएं से पानी निकालकर हौज में डाला जाता था और हौज से पानी स्नानागार में जाता था। ठीक है मित्रों। और यह जो विशाल स्नानागार था इसका मैंने आपको जैसे बताया कि इसका जो प्रयोग था धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। और पता है इस विशाल स्नानागार के विषय में यह एक अंग्रेज है सर्जन मार्शल, इन्होंने कहा है कि ये जो स्नानागार है तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। ठीक है मित्रों। अब हम बात करेंगे अन्नागार का। तो यह जो अन्नागार है, अन्नागार मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का, यानी पूरे सैंधव संस्कृति का सबसे बड़ी यह इमारत है और जिसे गोदाम कहा जाता है। तो मित्रों यह इसके विषय में मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। क्या कहा इन्होंने, क्या बताया? जो सबसे बड़ी इमारत कौन बताया है? यही मार्टिमर व्हीलर ने इन्हें सबसे बड़ा इमारत बताया अन्नागार को। इसे क्या और कहा जाता है? अन्न कोठार भी कहा जाता है। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ये करीब 45.77 मीटर लंबी थी और इसकी जो चौड़ाई थी वह थी 15.23 मीटर चौड़ी। ठीक है मित्रों। हम बात करेंगे सभा भवन। यह जो सभा भवन, देखिए दुर्ग की बात हो रही है, जो भी कुछ मिला है सब दुर्ग वाले भाग से मिला है। हम बात करेंगे अन्नागार। अन्नागार हो गया। अब हम बात करेंगे सभा भवन। यह जो सभा भवन मिला है यह दुर्ग के दक्षिण साइड में ही मिला है और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई थी वो करीब 27 × 27 मीटर के आकार में यह सभा भवन थी। ठीक है मित्रों। और इसी स्नानागार के ही करीब स्नानागार के उत्तर पूर्व में हमें 70.1 × 23.77 मीटर का एक विशाल क्या मिला है? पुरोहित का आवास। यह पुरोहित का आवास जो है वह 1 या 2 मंजिला था। क्यों? क्योंकि हमें सीढ़ियों का भी प्रमाण मिलता है। तो पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि यह 2 मंजिला था। ऊपर वाले मंजिले में पुरोहित लोग आराम करते थे और नीचे वाले में वह लोग हवन पूजा अपना
करते थे। अब हम बात करेंगे पूर्वी टीला, जिसे हम लोग नगर टीला कहते हैं। नगर वाला भाग जो पूर्व में था उसे क्या कहा गया? पूर्वी नगर। तो हम यह रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ था। अब हम बात करेंगे पूर्वी नगर के। तो पूर्वी नगर में जो जो चीज़ मिला हुआ था, पहला जो है वह 10 इंच की कांसे की एक मूर्ति मिली है। एक 10 इंच की कांसे की एक स्त्री की मूर्ति मिली है और यह प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड प्रजाति की थी। किस जाति की थी? प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड प्रजाति की। और फिर उसके बाद इस वाले भाग से यानी मोहनजोदड़ो से हमें सबसे ज़्यादा मोहरें प्राप्त होती है। और जो मोहरें थी वह सेलखड़ी की बनी हुई थी और सूती कपड़े के प्राचीन कपास, या उसे हम सूती भी कह सकते हैं, सूती या कपास के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमें इसी पूर्वी नगर से मिले हैं, जो मोहनजोदड़ो का पूर्वी नगर है। और सबसे प्राचीन चांदी का प्रमाण भी हमें कहाँ से मिलता है? हमें यही मोहनजोदड़ो से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। बात करें तो यहाँ से राजपथ का प्रमाण मिलता है, राजपथ। और ये जो राजपथ है यह लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी। और सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। सीप का पैमाना या संघ का पैमाना हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाले 2 चांदी की मोहरें भी मिली है। और यहाँ से सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक भारी बटखरा लगभग यह 10.9 ग्राम का पाया गया है। मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य यही से मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नाव का चित्र मिलता है। कैसा चित्र मिलता है? सुमेरियन नाव का चित्र मिलता है। यानी सुमेरियन जो सभ्यता थी उस समय, उस सभ्यता से संबंधित हमें सुमेरियन टाइप का एक चित्र मिलता है मुहर पर, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य यही से मिलता है। यहाँ चांदी का कलश और शिलाजीत पाया गया है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा पाई गई है जिस पर 2 बाघ है। 2 बाघ है, वह एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। और मोहनजोदड़ो से मृदभांडों पर कांच के समान उपकारी है, मतलब ग्लेजिंग की गई थी, जो विश्व में उपकारी का यह पहला प्रमाण है। मोहनजोदड़ो से हमें एक महाविद्यालय का भी प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से हमें तांबे का हेयर, मतलब कि बाल में पीन लगाने वाला भी मिलता है। पशुपति की मुहर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है पशुपति की मुहर। मोहनजोदड़ो से हमें कोई भी कब्र नहीं मिलता है, यानी दफनाने के साक्ष्य कहीं भी नहीं मिलते। लेकिन 20 से ज़्यादा, लगभग 21 से भी ज़्यादा हमें कंकाल लेकिन एक कुआं से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो के कुआं से क्या मिला है? नरकंकाल मिला है, लेकिन वहाँ से कब्रगाह नहीं मिला है मोहनजोदड़ो से। यह बात याद करना। हड़प्पा से मिला है R37 यच न, हड़प्पा से मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से कंकाल तो मिला है कुआं से, लेकिन कब्रगाह नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो से हमें योगी की भी मूर्ति मिलती है, जो ध्यान मुद्रा में साल ओढ़े हुए हमें दिखाई देती है। कुंभकारों के 6 भट्टे, टुकड़ा, हाथी का कपाल खंड, गलाए हुए तांबा का ढेर और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा नगर था जो 7 बार बसा, यानी 7 बार आबाद हुआ और 7 बार इसका पतन हुआ। U.R. कैनेडी ने कहा है कि मोहनजोदड़ो का पतन मलेरिया के कारण हुआ। यहाँ से प्राचीनतम
बाढ़ का साक्ष्य मिलता है। तो मित्रों, अधिकतर पतन में एक नहीं अनेक कारण होते, कुछ कारण मुख्य होते, कुछ कारण गौण होते। तो मोहनजोदड़ो के पतन में जो भी कुछ रहा हो, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने बाढ़ को, जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण माना है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? यह एक मोहनजोदड़ो नगर को क्या मिला है, कहाँ पर मिला है, कैसी व्यवस्था थी, एक जानने का शॉर्टकट और जितने भी फैक्ट है इंक्लूड करके बताने का एक प्रयासरत कार्य और विचार था। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपने पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Audio Jungle.